Good afternoon, friend. I would like to discuss about the instrument of fiscal policy in monetary economics. आज हम मुद्रा अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीति के औजार या राजकोषीय नीति के उपकरण, राजकोषीय नीति के अस्त्र, इस पर हम जानकारी देंगे। यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकारी व्यय और करारोपण, इन माध्यम से राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन एवं वस्तु सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करती है। राजकोषीय नीति का सही प्रयोग अगर करना है तो सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति को कार्यान्वित करना पड़ता है। और इस कार्यान्वयन में कई प्रकार की विधियां, कई प्रकार के उपकरणों का, कई प्रकार के अस्त्रों का या औजारों का प्रयोग किया जाता है, जिसका विवेचन हमें इस प्रकार करना है। जैसे कि किसी भी देश में कराधान परिस्थिति या टैक्सेशन नीति बोलते हैं उसको, करारोपण नीति, तो राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उपकरण माना जाता है। इसके माध्यम से सरकार पुनर्वितरण की नीति भी सरकार अपना सकती है, जिसके अनुसार अमीर लोगों से ऊंची दरों पर कर वसूल किया जाता है, यानी अमीर लोगों से बड़ी मात्रा में अधिक कर की वसूली की जा सकती है। इस प्रकार एकत्रित धन को गरीबों पर व्यय किया जा सकता है। जब सरकार भिन्न भिन्न माध्यमों से उत्पन्न या आय इकट्ठा करती है तो वो धनराशि गरीबों पर सार्वजनिक व्ययों के रूप में खर्च की जाती है। तो यदि करारोपण में वृद्धि हो जाती है, अगर करारोपण प्रक्रियाओं में बड़ी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो क्रय शक्ति सरकार के पास पहुंच जाती है। सरकार के पास क्रय शक्ति नहीं, उतनी आय बढ़ती है तो क्रय शक्ति बढ़ती जाती है। तो यदि इसमें कमी हो जाती है, यानी सरकार के पास जो सरकार का आय स्रोत कम हो जाता है, तो इसमें कमी आ जाती है। यदि इसमें कमी आ जाती है तो लोगों के पास व्यय योग्य अधिक क्रय शक्ति बचती है। यह एक बात महत्वपूर्ण है कि प्रगतिशील कर लगाते समय, हमारे देश में प्रगतिशील कर प्रणाली लगाते समय बचत एवं विनियोग की क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी सरकार की धारणा थी। करारोपण नीति के संबंध में लर्नर जैसे जो प्रोफेसर लर्नर कहते हैं कि क्रियात्मक वित्त का विचार प्रस्तुत किया गया, या क्रियात्मक वित्त का विचार प्रस्तुत किया एवं मत व्यक्त किया कि इस राजकोषीय नीति का मूल्यांकन संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर ही किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास अगर करना है तो करारोपण की प्रणाली बहुत ठोस होनी चाहिए। हमारे देश में यह भी जीएसटी में बदलाव इसमें आया है। तो एक इन साधनों के संबंध में अगर कहे तो कराधान राजकोषीय नीति का एक प्रभावशील अंग माना गया है। तो इसमें ऊंची कीमतों तथा कर दरों के माध्यम से बजट अतिरिक्त प्राप्त हो सकता है। सार्वजनिक उधार से भी ब्याज दर की दरें बढ़ी जाने की संभावना रहती है और इसका परिणाम स्वरूप निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। देश की जनता में अगर रोजगार मिला तो निवेश कर प्रभाव उसमें अधिक मात्रा में दिखेगा। अगर रोजगार चला गया तो निवेश की मात्रा कैसी बढ़ेगी? तो ये बात बहुत जाननी या समझनी बहुत जरूरी है। जबकि बैंकों से मुद्रा की प्राप्ति या कीमतें बढ़ाएगी और साधनों को कई बड़ी मात्रा में साधनों को मोड़ देगी। इस प्रकार राजकोषीय नीति की वास्तविक सामर्थ्यता
देश के कराधान या करारोपण की ढांचे पर निर्भर रहती है। और ये करारोपण का या कराधान का महत्व यह है कि राज्य बचतों के प्रवर्तन का कार्य करता है। हर एक राज्य या हर एक सरकारें बचतों के प्रवर्तन का कार्य करती है, जबकि निवेश का कार्य सार्वजनिक, निजी एवं मिश्रित संस्थात्मक व्यवस्था में हो सकता है। हमारे देश में मिश्र व्यवस्था थी, सार्वजनिक खर्च या सार्वजनिक जो होते सार्वजनिक निजी, ये सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या मिश्र अर्थव्यवस्था से देश में काफी बदलाव हुआ है। औद्योगिकरण के माध्यम से, कृषि के विकास के माध्यम से कई प्रकार के आर्थिक विकास को एक राह, आर्थिक विकास का एक आर्थिक विकास में सफलता भी प्राप्त हुई है। जैसा कि इकोनॉमिक बुलेटिन फॉर इकोनॉमिक, कई प्रकार की इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्सप्रेस या फाइनेंशियल बुलेटिन सरकार जब या सरकार के माध्यम से या रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के माध्यम से जब जानकारी मिलती है, तो हमारे देश में जो कई प्रकार के निजी उपभोग या निवेश को घटाने के लिए या आर्थिक विकास के साधनों को सरकार के हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय साधन के रूप में एक कराधान या करारोपण निधि ही ऐसी व्यवस्था है कि जिसके माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। और इसका प्रयोग अमल में लाने के लिए, उपभोग पर नियंत्रण लगाने के लिए और कई प्रकार के साधनों का उपभोग से निवेश में हस्तांतरण करने के लिए या निवेश को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी यह राजकोषीय नीति बहुत उपयुक्त रहती है। सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य के साधनों को जनता के हाथों से सरकार या सरकार के हाथों से हस्तांतरण करने के लिए भी राजकोषीय नीति उपयुक्त हो सकती है। निवेश के ढांचे को बदलने के लिए भी राजकोषीय नीति बहुत उपयुक्त हो सकती है। आर्थिक असमानताओं को घटाने के लिए या सबसे बढ़िया या आर्थिक अतिरेक को जुटाने के लिए भी करारोपण की जो राजकोषीय नीति बड़ी आवश्यक हो सकती है। तो इसमें करारोपण प्रणाली के माध्यम से ये सब उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक विकास में कराधान का बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि उपभोग पर नियंत्रण करना, स्फीति पर नियंत्रण करना, उपभोग पर नियंत्रण करना, स्फीति पर नियंत्रण करना, बचत निवेश को प्रोत्साहित करना, साधनों का सरकार को हस्तांतरण करना, निवेश का ढांचा बदलने के लिए या असमानताओं को कम करने के लिए, आर्थिक अतिरेक को बढ़ाना या एकत्रित करना, ऐसे कई प्रकार की प्रक्रियाओं में कराधान नीति बहुत उपयुक्त होती है। तो आर्थिक विकास करने के लिए करारोपण का महत्व अनन्य साधारण है। जैसे कि उपभोग पर नियंत्रण करने के लिए आर्थिक विकास में कराधान का महत्व या करारोपण का महत्व, उपभोग पर नियंत्रण करने के लिए आर्थिक प्रक्रियाओं द्वारा जो भी उपभोग वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई मांग को रोकने के लिए अधिकतम आवश्यक साधन माना जाता है। क्योंकि आर्थिक प्रक्रिया निर्माण करनी है या उपभोग वस्तुओं के लिए बढ़ती हुई मांग को रोकने के लिए अधिकतम आवश्यक यह साधन उपयुक्त होता है। जब भी विकास की प्रक्रिया के साथ साथ व्यक्तिगत आय बढ़ती है, जब भी देश के आर्थिक विकास के साथ साथ व्यक्तियों की आय बढ़ती है, उससे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ने लगता है। देश के उपभोक्ता वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ाने लगते हैं और प्रत्यक्ष कर उपभोग को घटा देते हैं। क्योंकि उच्च आय वाले वर्गों को ज्यादा से ज्यादा, जिनके पास पैसा है, रुपया है या कोई संग्रहित आय है, या उच्च आय वाले वर्गों को बढ़ी हुई आय का एक कुछ भाग निकाल लेते हैं, जबकि आवश्यक वस्तुओं तथा अनावश्यक विलास तथा अर्धविलास वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर निम्न आय वर्गों की उपभोग शक्ति कम कर देती है। इस प्रकार कराधान के माध्यम से सरकार साधनों को निजी उपभोग से सार्वजनिक निवेश में हस्तांतरण कर देता है।
ये तो स्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए भी कराधान व्यवस्था या आर्थिक विकास अगर करना है तो स्फीति पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। तो स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए कराधान के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के भीतर स्फीतिकारी दबावों को पर नियंत्रण कर पाती है। कई प्रकार के उच्चावचन स्फीति, जो मुद्रास्फीति जब निर्माण होती है, आर्थिक स्फीति जब निर्माण होती है, महंगाई निर्माण होती है, तो कई प्रकार की स्फीतिकारी दबावों का नियंत्रण कर के माध्यम से या करारोपण के माध्यम से कर सकते हैं। बढ़ी हुई आय के कुछ भाग का निष्कासन करके कर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग को नीचे लाते हैं ताकि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि पूर्ति के बराबर हो जाए। यानी इसमें अर्थव्यवस्थाओं में सीमांत आयात प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में सीमांत आयात प्रवृत्ति बड़ी मात्रा में दिखती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार को रखना चाहिए कि जब आयात न बढ़ जाए और इस प्रकार भुगतान शेष की कठिनाई उत्पन्न हो जाए तो आयातों को रोकने के लिए लगाया गया शुल्क उपभोक्ता वस्तुओं के घरेलू पूर्तियों पर अधिक दबाव डाल सकती है और स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ा सकती है। इसलिए स्फीतिकारी प्रवृत्ति को स्फीतिकारी दबाव को रोकने के लिए आर्थिक व्यवहार में स्थिरता लाने के लिए करों का सावधानी से चुनाव करना पड़ता है। इस प्रकार से करारोपण के औजार या राजकोषीय नीति के औजार में करारोपण की प्रक्रियाओं में जो स्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए करारोपण कितना आवश्यक है ये भी समझना जरूरी है। बचत और निवेश को प्रोत्साहन करना, तो इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण नीति को भी देखना जरूरी है। पब्लिक डेब्ट पॉलिसीज, जैसे कि पिछड़े देशों के करारोपण की नीति सफल नहीं हो पाती। पिछड़े देशों में यानी जो भी दुर्लक्षित देश है या पिछड़े देश है दुनिया में, कई करारोपण की नीति यहाँ सफल नहीं हो पाती क्योंकि इन देशों में आय एवं बचत की मात्रा कम होती है और सरकार व्यय की पूर्ति के हेतु सार्वजनिक ऋण नीति का सहारा लेती है। सरकार ऋणों का प्रयोग विकास परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए करती है। जब सरकार जनता से ऋण लेती है तो लोगों के पास से क्रय शक्ति सरकार के पास पहुंच जाती है। इसका प्रभाव करारोपण प्रणाली के समान होता है और जब सरकार ऋण का भुगतान करती है तो लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती है। ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार ऋण पत्र, बॉन्ड्स, कई प्रकार के सर्टिफिकेट यानी डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आदि जारी करती है और इन पर आकर्षक ब्याज भी सरकार देती है। एक विकसनशील राष्ट्र यानी भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में सार्वजनिक नीति पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता क्योंकि एक और तो सरकार पर ऋण एवं ब्याज के भुगतान का बोझ बढ़ता है और दूसरी ओर वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ी पर भी इसका भार पड़ता है क्योंकि सरकार ऋणों की अदायगी करने के लिए करों का ही सहारा लेती है। तो करों में जैसे कि जीएसटी में बढ़ोतरी करना, जब आप इस प्रक्रिया का अवलंब करते हो या इस्तेमाल करते हो तो करों का ही सहारा, भिन्न भिन्न करों पर जब कर में वृद्धि करना, यही एक सहारा सरकार को लेना पड़ता है। इसमें जैसे कि सार्वजनिक व्यय, राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के प्रमुख दो रूप होते हैं, जैसे क्षतिपूर्वक व्यय और समुद्दीपन व्यय। पंप प्राइमिंग स्पेंडिंग एंड कंपेंसेटरी स्पेंडिंग, क्षतिपूरक व्यय, कंपेंसेटरी स्पेंडिंग एंड समुद्दीपन व्यय
प्राइमिंग स्पेंडिंग। तो जो क्षतिपूरक व्यय, निजी विनियोग की कमी, अगर देश में निजी योग की कमी की पूर्ति के हेतु किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय कहते हैं। इस व्यय के विशेष रूप से लोक निर्माण कार्यों के लिए तथा राहत उपायों पर किया जाता है। राहत उपायों में अनुदान, पेंशन, बेरोजगारी बीमा इत्यादि को समावेश किया जाता है। लोक निर्माण कार्यों पर जो व्यय से लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसे व्ययों से रोजगार मिलता है और उनकी कुल मांग में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन एवं आय में बढ़ती होती है। राहत उपायों के लिए फलस्वरूप भी लोगों की आय बढ़ती है। यह व्यय उस समय तक चालू रहता है जब तक निजी विनियोग सामान्य स्थिति में नहीं हो जाता। यानी निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि आवश्यक है। जैसी वर्तमान स्थिति में निजी व्यय करने के लिए ही 20 लाख करोड़ रुपया सरकार ने प्रोत्साहन व्यय किया है। ऐसी स्थिति सरकार ने कोविड-19 के ड्यूरेशन में की है। तो सार्वजनिक व्यय के कारण जब अर्थव्यवस्था समुत्थान की दिशा में बढ़ने लगती है, रिकवरी की दिशा में अगर बढ़ने लगती है, तो सार्वजनिक व्यय को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। तो अभी सरकार नई पैकेज देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। नया पैकेज लोगों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उस व्यय को रोक दिया जा सकता है। तो हमारे देश में मुद्रास्फीति बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आज वर्तमान स्थिति में जो डीप डिफ्लेशन का दौर है, इससे उभर कर आना है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन निर्माण करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाने की जरूरी है। जैसे क्षतिपूरक व्यय की वित्तीय व्यवस्था में मुद्रा सृजन करने के लिए या सरकार के घाटे का बजट जब भी बनाया जाता है तो सरकार को ऋण का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे स्फीति दशाओं में आधिक्य बजट का सहारा लिया जाता है। जैसे कि सार्वजनिक व्यय एक प्रकार का एक संतुलन तत्व माना जाता है, जो राष्ट्रीय आय को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए बड़ा उपयुक्त और सहायक होता है। तो इसमें राजकोषीय नीति की जो सीमाएं हैं उस पर हम बात करेंगे, जैसे कि लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस टॉपिक बाय एक्सप्रेसिंग दिस लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जब हम इस पर लिमिटेशंस पर बात करेंगे तो लोचपूर्ण कर प्रणाली का अभाव पहला मुद्दा आता है। लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी में राजकोषीय नीति की सीमाओं में पहला मुद्दा आता है लोचपूर्ण कर प्रणाली का अभाव। जैसे कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में कर प्रणाली में आवश्यक लोच का अभाव रहता है, जिससे राजकोषीय नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। जैसे कि निर्णय में विलंब होना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विलंब होना। राजकोषीय नीति का कार्यान्वयन आवश्यक उपचार हेतु शीघ्र किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो मुद्रास्फीति की स्थिति है तो तत्काल करों में वृद्धि की जानी चाहिए, किंतु इसे कार्यान्वित करने के लिए काफी विलंब लगता है, जिससे राजकोषीय नीति सफल हो नहीं पाती। पिछली सरकारों में जैसे 2014 की सरकारों में अगर देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग वाज नॉट एप्रोप्रिएट एट द मोमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी स्टार्टेड। ये जो फिस्कल पॉलिसी में कई प्रकार की डिसीजन मेकिंग में जो कई प्रकार की जो ऑब्स्टेकल्स आते थे, जब अमौद्रिक क्षेत्र की बात करें तो विकसनशील देश जैसे भारत जैसे देश में कुछ क्षेत्र अमौद्रिक होते हैं। कई राज्यों में कई प्राकृतिक समस्याएं निर्माण होती है, कई प्रकार की अर्थक्वेक आता है, कई विपदा आती है। ऐसे समय में तो राजकोषीय नीति का जो साधन है वो तत्परता से वहाँ उसमें पूर्ति उसकी करनी पड़ती है।
तो इसमें राजकोषीय नीति को प्रभाव बड़ी मात्रा में, अमौद्रिक क्षेत्र में राजकोषीय नीति बड़ी मात्रा में प्रभावित नहीं हो पाती, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में अगर विलंब है तो ये प्रॉब्लम निर्माण हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कर नीति और ऋण नीति प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती। कई राज्य, जैसे कि कई राज्य ऐसे हैं कि जो सदा सर्वदा घाटे की व्यवस्था ही उसमें दिखाई देती है। कई राज्य है जिसमें कई प्रोडक्शन होते हैं, कई कारखाने हैं, कई खेती से कई उपजाऊ एक उत्पादन मिलता है। तो भारत में ऐसे कई भिन्न भिन्न क्षेत्र है जिसमें अधिक करारोपण के माध्यम से सरकार को उत्पन्न प्राप्त होता है, तो कई राज्यों से निम्न उत्पन्न प्राप्त होता है। तो ऐसे स्थिति में अमौद्रिक क्षेत्र के माध्यम से विकसित अमौद्रिक क्षेत्र के माध्यम से राजकोषीय नीति प्रभाव नहीं डाल पाती। ऐसे क्षेत्रों में कर नीति और ऋण नीति प्रभावित नहीं हो पाती। गुणक प्रभाव में रिसाव होना, गुणक प्रभाव में रिसाव, राजकोषीय नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि गुणक किस सीमा तक कार्यशील होता है। उदाहरण के लिए देखिए तो यदि सरकार घाटे का बजट अपनाकर अतिरिक्त क्रय शक्ति अर्थव्यवस्था में प्रभावित करती है, तो गुणक कार्यशील होने पर ही राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि होती। किंतु गुणक में रिसाव होने पर आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती। जो इसमें निजी विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव, निजी विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव, कभी कभी सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप निजी विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इन दोनों क्षेत्रों में प्रतियोगिता होने लगती है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र पर प्रगतिशील करों के कारण भी इस क्षेत्र के विनियोग और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांख्यिकीय सूचनाओं का अभाव, जो राजकोषीय नीति की मर्यादा है, इस पर सांख्यिकीय सूचनाओं का किस तरह से अभाव होता है। राजकोषीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एवं सही आंकड़ों का होना आवश्यक होता है। पर्याप्त और सही आंकड़ों का प्राप्त होना आवश्यक होता है, यानी फैक्टफुल फिगर्स प्राप्त होना आवश्यक है। किंतु विकासशील देशों के इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हो पाते जिससे एक प्रभावपूर्ण राजकोषीय नीति का निर्माण संभव नहीं हो पाता। यानी देश के जैसे कि अमेरिका, जापान या कई अन्य विकसित राष्ट्रों में बड़ी मात्रा में जो भी भिन्न भिन्न जो डिपार्टमेंट से जो फैक्टफुल फिगर मिलते हैं या सांख्यिकीय जो संख्या मिलती है या जानकारी मिलती है, वो सही जानकारी एक उत्कृष्ट प्रशासन या उत्कृष्ट प्रशासन के माध्यम से फास्टली वो जानकारी मिल सकती है। लेकिन हमारे देश में कई बार जो अभी तो ऐसे बैंकिंग क्षेत्र से अगर देखें तो कई प्रकार की घपलेबाजी आने के कारण रिजर्व बैंक भी चिंता में है। कई कृषि क्षेत्र में भी कई किसान को ऋण दिया जाता है, ऋण वो आखिरी उपभोक्ता तक वो ऋण नहीं मिलता या कई प्रकार की कठिनाई या कई प्रकार की अड़चनें उसमें बाधाएं आती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को राजकोषीय नीति के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। कुशल प्रशासन तंत्र का अभाव तो इसमें दिखाई देता है। कुशल प्रशासन तंत्र का अभाव राजकोषीय नीति का उचित ढंग से निर्माण करने तथा उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए एक कुशल प्रशासन तंत्र का होना अति आवश्यक होता है। परंतु विकसनशील देशों में यानी भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में अपेक्षित कुशल प्रशासन तंत्र नहीं होता। बड़ी मात्रा में कुशल प्रशासन का तंत्र न होने के कारण हमारे देश में कई प्रकार की जो समस्याएं निर्माण होती है। आर्थिक जो समस्याओं में कई प्रकार की कठिन आर्थिक प्रक्रियाओं में बड़ी मात्रा में कठिनाइयां देखने को मिलती है, जिससे राजकोषीय नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया जा सकता।
बजट का सीमित प्रभाव होना, बजट का सीमित प्रभाव, जैसे कि यह स्पष्ट किया जाता है कि बजट राजकोषीय नीति का एक प्रमुख भाग होता है, किंतु भारत जैसे देश में करों में प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का कम प्रतिशत होता है, जिससे बजट का अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव होता है। बहुत बड़ा वर्ग तो इन दोनों में ऐसा होता है जो करों का भुगतान ही नहीं करता। हमारे देश में 2% या 3% लोग करों का भुगतान करते हैं, बाकी ये समस्या भारत जैसे देश में बहुत बड़ी निर्माण हो रही है। उत्तरदायित्व की भावनाओं में कमी, राजकोषीय नीति की सफलता नागरिकों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर रह सकती है या रहनी चाहिए, परंतु भारत में लोग अपने उत्तरदायित्व का अनुभव ही नहीं करते। इन देशों में इस देश में बड़े पैमाने पर करों की चोरी हो जाती है, बड़ी मात्रा में करों की चोरी हो जाती है और झूठे हिसाब प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे सरकार को आय की क्षति होती है, सरकार की आय की क्षति बार बार देखने को मिलती है। इन कारणों से विकसित देशों में या भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति की वांछनीय सफलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ मैं मेरा लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।